हाँ जी, कैसे हैं आप सभी लोग? ठीक हैं। चलिए, आज इस लेक्चर में हम चर्चा करने वाले हैं जो KBS का टीयर फर्स्ट का एग्ज़ाम पेपर हुआ है उसकी कट ऑफ के बारे में। और जितना भी डेटा हमने कलेक्ट किया है वो स्पेशली फिजिक्स सब्जेक्ट का किया है, इसलिए जो हमारी कट ऑफ आज हम बताएंगे वो PGT फिजिक्स के लिए होगी। कट ऑफ बताने के साथ साथ हमने दो ऐसे पॉइंट्स भी रखे हैं जो आपके लिए जानना जरूरी है या जिसकी हेल्प से आप प्रिपरेशन को बेहतर कर सकते हैं। पहला तो कट ऑफ के बारे में विद डेटा, और दूसरा जो पॉइंट हम साथ साथ डिस्कस करेंगे कि टीयर 2 की प्रिपरेशन दोनों के लिए, KBS के लिए और EMRS के लिए आप किस तरीके से करेंगे, स्पेशली फिजिक्स सब्जेक्ट के लिए। इसके साथ साथ हमने एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी भी रखी है जो आपको लर्निंग करनी है, जो एक एक्सपीरियंस है रिटन एग्जाम को लेके, MCQ को लेके, वो भी इसमें शेयर किया जाएगा, जिससे आपको डिसाइड करने में आसानी रहे कि तैयारी किस वे में करनी है या कितनी करनी है, आपको पता चल जाएगा। लास्ट में एक अनाउंसमेंट भी रखा है जो आपके लिए नो डाउट हेल्पफुल होगा। तो चलिए लेक्चर की शुरुआत करते हैं। पहला पॉइंट हम डिस्कस करते हैं सीधा सीधा कट ऑफ के बारे में। देखो, बात ऐसा है, कट ऑफ तो ये तय है कि थोड़ी डाउन ही रहेगी, कम रहेगी। उसका रीज़न बड़ा स्पष्ट है, आप सबको पता भी होगा। आपके जो टीयर फर्स्ट में दो ऐसे पोर्शन थे, एक मैथ और एक GK वाला, है ना। इन दोनों पोर्शन की वजह से, इन दोनों पोर्शन की डिफ़िकल्टी की वजह से कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स को परेशानी हुई, कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स से क्वेश्चन नहीं बने, और कहीं ना कहीं कट ऑफ का जो कम रहने का रीज़न वो ये दोनों सब्जेक्ट हैं। बाकी के जितने भी सब्जेक्ट हैं वो आसान थे। लेकिन समझने वाली बात यह है, GK यदि कठिन है या कोई भी सब्जेक्ट यदि कठिन आता है तो उससे डरने की बात इसलिए नहीं है क्योंकि पेपर कठिन है, क्वेश्चन कठिन है, तो जाहिर सी बात है कट ऑफ कम जाएगी, सिलेक्शन तो उतने ही होने हैं। तो GK में क्वेश्चंस यदि कठिन है, करंट अफेयर्स के क्वेश्चन यदि नहीं बन रहे हैं, तो अच्छी बात यह है कि टाइम वेस्टिंग नहीं करते। क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो आप छोड़ देंगे, अगले पे जाएंगे। लेकिन जो सबसे ज़्यादा नुकसान किया वो किया मैथमेटिक्स ने। उसके कई सारे रीज़न हैं। पहला रीज़न तो ये था कि मैथमेटिक्स बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट लेवल की थी। शायद इन लोगों ने पेपर डिज़ाइन करते समय ये बात भूल गए कि ये पेपर जो दिया जा रहा है वो पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए दिया जा रहा है या टीचर की वैकेंसीज़ के लिए तैयार किया जा रहा है। इन लोगों ने बैंक और पटवारी और जो SSC होती है उसके आधार पे मैथमेटिक्स को डिज़ाइन कर दिया, जो थोड़ा सा गलत भी है, बट उसका इम्पैक्ट इसलिए कम आएगा क्योंकि क्वेश्चन नहीं हुए तो जाहिर सी बात है कट ऑफ कम रहेगी। लेकिन जो नुकसान हुआ वो ये हुआ कि कई सारे स्टूडेंट मैथमेटिक्स के जो क्वेश्चंस थे उसमें उलझ गए, और उलझने की वजह से उनके बहुत सारे नुकसान हुए। कई सारे स्टूडेंट्स की OMR शीट लास्ट में फिल नहीं हो पाई, ऐसा हमारे पास डेटा है। कई सारे स्टूडेंट्स पेपर पूरा ही नहीं कर पाए, ऐसे भी बहुत सारे स्टूडेंट हैं। कई सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो आखिरी में हिंदी इंग्लिश थी लेकिन मैथमेटिक्स में इतने उलझे कि हिंदी इंग्लिश को छोड़ दिए या हिंदी इंग्लिश नहीं कर पाए, जो कि बहुत ईजी भी थी। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो एक क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा टाइम ले लिए लेकिन मैथमेटिक्स में क्वेश्चन बहुत नेगेटिव किए। और मैथमेटिक्स के अलावा कहीं ना कहीं रीजनिंग भी इस तरीके थी, लेकिन रीजनिंग को लेके बहुत ज़्यादा हमारे पास डेटा ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा टिपिकल थी। हाँ, टाइम टेकिंग थी, नो डाउट। तो इन दोनों की वजह से जो बहुत ज़्यादा पेपर सॉल्व करने वाले स्टूडेंट्स थे, इन दोनों की वजह से जो पूरा पेपर में अच्छा मार्क्स ला सकते थे वो कहीं ना कहीं उलझने की वजह से, टाइम वेस्ट होने की वजह से नहीं आ पाए, और उसका इम्पैक्ट ये आया कि जो कट ऑफ है वो ओवरऑल डाउन हो गई। ठीक है, अब सर कितनी कट ऑफ जाएगी ये भी जब बताओ आप सीधा सीधा। देखो, वैसे तो हम हमेशा एक स्टेटमेंट रिपीट करते हैं और आज भी करेंगे। ये जो हम कट ऑफ बता रहे हैं वो हमारे पास जो आज तक का डेटा है वो करीबन 350 से 380 लोगों का है जो केवल फिजिक्स PGT के हैं। ठीक है, ये डेटा चेंज भी होगा, लेकिन अभी जो डेटा आया है वो केवल 380 के आसपास लोगों का है, जिसमें हमारे स्टूडेंट्स भी हैं, बाहर के स्टूडेंट्स भी हैं। तो सबका जो डेटा है उसके आधार पर ये तैयार किया गया है। जो कट ऑफ की नंबर की रेंज मिली है वो हमको 82 से लेके 213 तक मिली है। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनके नंबर 210 हैं, 209 हैं, 194 हैं, 186 हैं, 171 हैं, बहुत अच्छे नंबर है। कई सारे स्टूडेंट हैं जिनका 82 है, 90 है, 92 है, 96 है, 94 है, 110 है, 120 है, 130 है, इस तरीके के नंबर हैं। लेकिन इनमें से सबसे ज़्यादा जो रेशो वाले नंबर हैं या सबसे ज़्यादा जिनका एवरेज नंबर हमको जो दिखाई दिए हैं, या उस जो रेंज है जिसमें सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स देखे गए हैं, वो रेंज है 115 से लेके 160 के बीच में। इस रेंज के स्टूडेंट्स सबसे ज़्यादा हैं जो डेटा आया उसके अकॉर्डिंग।
देखो हर एग्जाम पेपर में कुछ तो बहुत ब्रिलियंट ही होते हैं, और ये जो 213 वाले स्टूडेंट्स हैं ना, आप टेंशन मत कीजिए, एक हम बहुत अच्छी गोल्डन बात बताएंगे इस नेक्स्ट स्लाइड में, उसको रखा है, आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी, इसको देख के घबराना नहीं है, क्योंकि 213 यदि इस पेपर में कोई ला रहा है, इसका मतलब उसका कहीं ना कहीं एसएससी, पटवारी या बैंकिंग का बैकग्राउंड है, तब उसने इतना ज़्यादा हाई स्कोर किया है। और जिन लोगों का ऐसा बैकग्राउंड होता है उनकी कहीं ना कहीं फिजिक्स भी कम ज़्यादा हो सकती है। ऐसा हम एक आइडिया बताएंगे जो हम नेक्स्ट स्लाइड में लेने वाले हैं, उस खास पॉइंट को कवर करेंगे, आप ध्यान से सुनना। कट ऑफ का हम बात बता रहे थे, तो 82 से लेकर 213 के बीच में रेंज मिली है, जिसमें सबसे ज़्यादा जो नंबर देखे गए वो 115 से 160 के बीच में देखे गए। ठीक है, यदि और इसको प्रिसाइज करें, यदि और इसको एग्जैक्ट कट ऑफ की तरफ लेके जाएं, तो हमको ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं जो मार्क्स हैं वो 120 से लेके 150 के अराउंड है। ठीक है, अब इसको 115 मान लेना, क्योंकि ऊपर वाला रेशो कम है, नीचे वाला रेशो ज़्यादा है, तो कट ऑफ का आइडिया आपको लगभग लग रहा है, लेकिन हम फिर भी बता देते हैं। यदि क्वेश्चन के हिसाब से देखें तो 40 क्वेश्चन जिसके सही हैं वो लगभग सेफ जोन में हैं। ठीक है, वो अपना टीयर फर्स्ट में जो सिलेक्शन है वो ले सकता है, जो आज तक का डेटा है, और इससे ऊपर वाले तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। ये है अनरिजर्व कैटेगरी के लिए, बाकी की जो कैटेगरी है कहीं ना कहीं ओबीसी को छोड़ दे तो कम ही रहेगी। ओबीसी का हो सकता है एग्जैक्ट रहे, थोड़ा एक आध क्वेश्चन कम हो जाए, बाकी का सब कम ही रहेगी। तो 40 क्वेश्चन का जो रेशो है वो कहीं ना कहीं इसमें एडजस्ट हो रहा है। यदि आपके 40 या 40 क्वेश्चन से ऊपर सही हो रहे हैं नंबर काटने के बाद, नेगेटिव मार्किंग करने के बाद, तो आप अपनी EMRS और KBS की प्रिपरेशन करने का जो मन है वो बना सकते हैं, अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखना, एक बात हम जो बोलने जा रहे हैं, 40 से कम जिन लोगों के नंबर हैं 30 से 40 के बीच में, ये लोग सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन में हैं, ये लोग सबसे ज़्यादा परेशानी में है। उसकी वजह आप सुन लें। ये जो कट ऑफ बताई गई है 40 क्वेश्चन की या 120 से 150 के बीच की, वो कट ऑफ बताई गई है उन स्टूडेंट्स के आधार पे। हमारी बात को बड़े ध्यान से सुनना। पहले भी रिपीट किया है, कट ऑफ एक आइडिया होता है, एक अनुमान होता है, जो सही और गलत दोनों की बराबर पॉसिबिलिटी रखता है, बराबर प्रोबेबिलिटी रखता है। हो सकता है क्योंकि स्टूडेंट वैकेंसी ज़्यादा है, तो जाहिर सी बात है स्टूडेंट्स जो है काफ़ी ज़्यादा लिए जा रहे हैं, 10% में आने की संभावना है। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो इंटेलिजेंट थे, उनका गलत OMR भरने की वजह से, पूरा पेपर ना पढ़ने की वजह से बहुत सारे ऐसे इश्यूज़ हुए जिनकी वजह से कट ऑफ कम रही या नंबर कम आए। तो ये जो 40 वाला डेटा है ये और भी कम जा सकता है, स्पेशली फिजिक्स सब्जेक्ट के लिए। हमको भी पता है, हमने भी सोशल मीडिया स्टडी किया है, यूट्यूब स्टडी किया है, कहीं ना कहीं लोग 150 से ऊपर ही कट ऑफ बता रहे हैं। हो सकता है वो भी सही हो, लेकिन वो हो सकता है अदर PGTs के लिए हो सकता है वो अलग अलग सिचुएशंस के लिए हो, लेकिन स्पेशली फिजिक्स सब्जेक्ट की बात करें तो कहीं ना कहीं जो है वो हमको लग रहा है कि 40 के क्वेश्चन जिसके ठीक है वो तो सेफ जोन में है, और 40 से कम वाला भी सेफ में आ सकता है, डिपेंड ऑन द डेटा। इसके लिए हमने एक और अरेंजमेंट किया है, वो ये किया है हमने एक, जैसे कि पहले भी EMRS को लेके भी एक टेलीग्राम चैनल या ग्रुप बनाया था जिसमें EMRS के स्टूडेंट थे, और हमने वो चेंज नहीं किया है। अब भी उसका लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और उस पर आपको लिखा मिलेगा EMRS और ऑप्शन में KBS टेलीग्राम ग्रुप। इसमें आपको क्या होगा, इसमें केवल फिजिक्स सब्जेक्ट के PGT फिजिक्स के स्टूडेंट हैं जो EMRS और KBS की प्रिपरेशन कर रहे हैं। EMRS की जब कट ऑफ बताई थी तो इसमें हमने एक पोल जनरेट कर दिया था। उस पोल में बहुत सारे स्टूडेंट्स ने अपना डेटा शेयर किया, अपने जो पोल है वो वोट किया, अनरिजर्व्ड कैटेगरी का था, EWS का था, OBC का था। तो एक अच्छा डेटा निकल के आ रहा है जिसका अनाउंसमेंट कल किया जाएगा टेलीग्राम ग्रुप पे, तो दिख भी रहा है वो। अच्छी बात ये पोल की स्टूडेंट टेलीग्राम ग्रुप पे देख पा रहे हैं कि अच्छा ये इतने सारे स्टूडेंट इसमें हैं, इतने सारे स्टूडेंट इसमें, तो खुद ही आइडिया लग रहा है उन स्टूडेंट्स को देख के। तो ऐसे ही हमने क्या किया है, KBS के स्टूडेंट्स के लिए भी, जो ओनली KBS की कट ऑफ और बेहतर तरीके से एग्जैक्ट प्रिसाइजली जानना चाहते हैं, तो इसलिए हमने क्या किया है, एक 5 पोल वापस क्रिएट कर दिए हैं अलग अलग कैटेगरी वाइज। तो आपको जो कैटेगरी में जितने भी नंबर हैं वहाँ वोट करके आप एक अच्छी कट ऑफ का या कट ऑफ के बिल्कुल नज़दीक आप पहुंच सकते हैं, या एक आइडिया लगा सकते हैं कि मेरी कैटेगरी में कितने स्टूडेंट इतने नंबर ला रहे हैं। जैसे कि आप देखेंगे उस ग्रुप में जाके, तो EMRS वाले सेक्शन में भी हमने अलग अलग कैटेगरी के लिए पोल बनाए। तो एक कैटेगरी में 4 ऑप्शन बनाए, 65+ किसके नंबर आ रहे हैं, EMRS की बात कर रहे हैं ना, 65 से कम, 60 से 55 के बीच में कितने हैं, तो हर स्टूडेंट को आइडिया लग रहा है कि मैं किस रेंज में आ रहा हूँ। वैसे हमने KBS के लिए भी कर दिया है, तो वहाँ जाके आप ये पोल देख सकते हैं। तो हमने क्या बताया आपको, जो कट ऑफ है वो डाउन रहेगी, और जाहिर सी बात है 40 क्वेश्चन वाले अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट करेंगे, और जिनके नंबर 40 से कम है, 30 और 40 के बीच में है, वो अपनी प्रिपरेशन को क्या करेंगे, वो सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन में है। अब उनके लिए हम एक बात कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं वो ध्यान से सुनो।
जिनके नंबर 40 से ऊपर हैं तो उनके लिए तो कोई मसला है ही नहीं, वो तो आराम से अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट करें। लेकिन जिनके नंबर 40 से कम, जिनके क्वेश्चन 40 से कम सही हुए हैं, 30 के बीच में हैं, अब वो 50% चांसेस में, क्योंकि डेटा जैसा जैसा बढ़ेगा आप और भी नज़दीक आ सकते हैं, लेकिन अभी जो चांसेस है वो 50-50% है, क्योंकि इतना बड़ा कट ऑफ इसका जाने वाला शायद नहीं है। अब यदि ये स्टूडेंट रिजल्ट का इंतजार करें, ध्यान से सुनना, यदि ये स्टूडेंट रिजल्ट का इंतजार करें केबीएस के रिजल्ट का, तो रिजल्ट आने के बाद जो एग्जाम का टाइम रहेगा टीयर 2 का, वो बहुत कम मिलेगा। और यदि मान लीजिए रिजल्ट में ये स्टूडेंट क्वालिफाई भी हो गए तो टाइम कम बचेगा, तो प्रिपरेशन तो बहुत कम होगी और कहीं ना कहीं सिलेक्शन पे भी उसका इंपैक्ट आएगा, या सीधे तौर पे कहें कम टाइम की वजह से सिलेक्शन नहीं होगा। और यदि ये स्टूडेंट अभी से अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर दें और बाद में पता चला कि सिलेक्शन ही नहीं हुआ, तो प्रिपरेशन वेस्ट चली जाएगी। भाई कंफ्यूजन इनको ही है। अब आप सोच लो नुकसान किस में ज़्यादा है। आपको लगता है कि यदि मैं केबीएस की प्रिपरेशन करने से पहले रिजल्ट का इंतजार करता हूं, तो रिजल्ट आने के बाद और टीयर 2 का जो मेन एग्जाम है उसके बीच में टाइम शायद इतना कम रहेगा, या रिजल्ट आने तक आप टाइम का जो वेस्ट करोगे, जो आप इंतजार करने में टाइम को गवाओगे, उसका खामियाजा आपको शायद भुगतना पड़ेगा। और हो सकता है कि सिलेक्शन भी ना हो, क्योंकि हर एक स्टूडेंट सिलेक्शन के लिए प्रयास कर रहा है, कोई टाइम पास तो कर नहीं रहा है। तो जो स्टूडेंट आज से अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर रहा है, जो स्टूडेंट कल से अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर रहा है, वो कहीं ना कहीं आगे रहेगा। तो हमको पर्सनली ऐसा लगता है, आप चाहे सेल्फ प्रिपरेशन करें, आप चाहे खुद से तैयारी करें, लेकिन आपको सेकंड वाला रास्ता चुनना चाहिए। यदि इसमें भी केस है, यदि आपका ईएमआरएस क्वालिफाई हो गया है तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, क्योंकि ईएमआरएस और केवीएस दोनों का पैटर्न सेम है, फिर तो कोई मसला ही नहीं, फिर तो आप ईएमआरएस की तैयारी अच्छे से स्टार्ट कर दो। कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका ईएमआरएस दिया ही नहीं, केवल केबीएस सेक्शन के, जैसे बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो केबीएस डिपार्टमेंट में ही पीआरटी पीजीटी की जॉब कर रहे हैं, वो केवल अपने पोस्ट को इंक्रीज करने के लिए, पीजीटी पोस्ट को लेने के लिए तैयारी कर रहे हैं। जाहिर सी बात है उनके पास केबीएस के ऑप्शन है, तो उनकी जो एलडीई लिमिटेड डिपार्टमेंटल लिमिटेड डिपार्टमेंटल एग्जाम जो होती है उनकी डिपार्टमेंट में प्रमोशन के लिए, तो वो उस एग्जाम का डेट भी आपको पता आगे बढ़ गया है, तो जाहिर सी बात है उसमें भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा, तो आप उसकी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं, उसमें आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। लेकिन जैसे जो स्टूडेंट ने ईएमआरएस सिलेक्शन किया है, या ईएमआरएस में जिनका सिलेक्शन हो रहा है, वो तो अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं। जिनका ईएमआरएस में सिलेक्शन नहीं हो रहा है, जिनका केबीएस में भी इस रेंज में है, तो वो सेकंड रास्ते को सेल्फ प्रिपरेशन के थ्रू स्टार्ट कर सकते हैं, या जो हम यूट्यूब पे लगातार कुछ दिन लेक्चर लेके आने वाले हैं राइटिंग स्किल्स को लेके, तो आप उनको देखते रहिएगा, जिससे कहीं ना कहीं एक आप तैयार रहें, आपका जो माइंड मेकअप हो जाए, माइंड सेट तैयार हो जाए एग्जाम पेपर के लिए। तो कट ऑफ का यहाँ तक डिसाइड हो गया। अब यहाँ पे एक लर्निंग, हमने बहुत अच्छा पॉइंट लिखा है लर्निंग वाला। एक है इसमें लर्निंग जो थी इंस्टेंट स्ट्रेटेजी की थी। ये क्या है सर, इसको बड़े ध्यान से सुनना, ये बड़ा शानदार पॉइंट है। जो हम बात कर रहे हैं इंस्टेंट स्ट्रेटजी चेंज की, ठीक है। आपने देखा मैथमेटिक्स का पेपर आया, कई सारे स्टूडेंट ने मैथमेटिक्स के पेपर को स्टार्ट किया, उसमें उलझे और उनको ये रियलाइज़ हुआ कि मेरे से मैथमेटिक्स के क्वेश्चन नहीं हो रहे हैं, और वो उसमें उलझे रहे। इसका इम्पैक्ट ये आया कि बाकी के क्वेश्चंस को जितना टाइम मिलना चाहिए था सॉल्व करने के लिए, उनको नहीं मिल पाया। कई सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका बहुत सारा पोर्शन रह गया, OMR शीट फिल करना रह गया, हिंदी इंग्लिश रह गया। ऐसी घटनाएं केवल केवीएस के साथ नहीं हुई हैं, ऐसी घटनाएं पहले भी हुई हैं एग्जाम पेपर्स में, और वापस नेक्स्ट एग्जाम पेपर जो टीयर 2 का है उसमें भी हो सकती है। तो इसको छोड़ नहीं देना है, इससे सीखना यह है कि मेन पॉइंट पे जब ऐसी सिचुएशन आती है तो उसको लेके आप क्या एक्शन लेते हो, उसके बेस पर रिजल्ट डिसाइड होता है। अब हम दो बातें बता रहे हैं। हमारे पास टीयर 1 के एग्जाम पेपर होने के बाद दो स्टूडेंट्स के कॉल आए अलग अलग स्टेटमेंट के साथ। पहला स्टेटमेंट यह था स्टूडेंट का कि सर मेरे से मैथमेटिक्स के क्वेश्चन सॉल्व एग्जाम पेपर में नहीं हुए, तो क्या मेरा सिलेक्शन हो सकता है कि नहीं हो सकता है, क्या कट ऑफ रहेगा। दूसरे स्टूडेंट का कॉल आया कि सर मैथमेटिक्स कठिन आई थी, मैथमेटिक्स डिफिकल्ट थी, तो क्या कट ऑफ का आइडिया आपको लग रहा है, आप हमें बताइए। दोनों स्टेटमेंट का जो इंटेंट है मैथमेटिक्स का कठिन होना वो सेम है, लेकिन दोनों स्टेटमेंट में रात दिन का फर्क है। क्यों है? पहला स्टेटमेंट जो ये कह रहा है कि मेरे से मैथमेटिक्स में क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुए, इसका मतलब कहीं ना कहीं वो उलझा है, कहीं ना कहीं उसके प्रैक्टिस में कमी है, कहीं ना कहीं उसने पूरे पेपर को स्लॉट में नहीं बांट रखा, उसको आइडिया नहीं है कि कितना टाइम किस पोर्शन के लिए देना है, उसको दिमाग में टाइम उसके नहीं चल रहा है। दूसरा जो स्टूडेंट है कि मैथमेटिक्स कठिन आई है, ये स्टेटमेंट बताता है
कि स्टूडेंट की एग्जाम पेपर को लेके बड़ी शानदार स्ट्रेटजी है। कठिन कोई सा भी पोर्शन आ सकता है। हमने यूट्यूब पे 1 महीने पहले शायद एक छोटा सा लेक्चर था 4-5 मिनट का कि मैंने एनवीएस पीजीटी का एग्जाम पेपर कैसे क्वालिफाई किया। उसमें सेम स्ट्रेटजी फॉलो की थी, उसमें सेम स्ट्रेटजी के बारे में बताया था। उसमें हमने बताया था कि हमारे साथ फिजिक्स के कुछ क्वेश्चंस कठिन आ गए थे तो वो हमें उलझा रहे थे, तो वहाँ क्या एक्शन लेना होता है। स्टूडेंट्स ने, बहुत सारे लोगों ने देखा, कहीं ना कहीं उसको फॉलो भी किया होगा और अच्छी बात है। आप सब लोगों के पास यदि टाइम हो तो उसको हम लास्ट में लगा देंगे, उसको जरूर देखना कि किस तरीके से ऐसी सिचुएशन को हैंडल किया जाता है। एग्जाम पेपर में ऐसी बातें होना, ऐसी घटनाएं होना कुछ नया नहीं है। हाँ, कठिन नहीं आनी चाहिए थी मैथमेटिक्स, वो एक बात अलग है, लेकिन कट ऑफ डाउन रहेगी, बट वहाँ पे आपका एक्शन जो है वो अच्छा होना चाहिए था कि कोई बात नहीं, मैथमेटिक्स कठिन है, हो सकता है क्वेश्चन कम हो, बट हमें बाकी के क्वेश्चन सॉल्व करने चाहिए। तो ये लर्निंग किन लोगों के लिए है जिनका पेपर छूटा, जो OMR शीट कंप्लीट फिल नहीं कर पाए या मैथमेटिक्स में उलझ गए, उनको ध्यान रखना चाहिए। इस तरीके के क्वेश्चन यदि टीयर 2 में मिलते हैं तो उलझना नहीं है, उसका हम एक तरीका बताएंगे, आप उसको फॉलो करेंगे तो आपको शायद कहीं ना कहीं सीखने का मौका मिलेगा। दूसरा है, हमने बता दिया जैसे बिच पीजीटी प्रिपरेशन, आपको 40 नंबर से ऊपर वाले जो स्टूडेंट हैं उनका चाहे EMRS क्वालिफाई हो रहा है या नहीं हो रहा है, उनको तो अपनी KBS और EMRS का पैटर्न सेम है, तो प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी चाहिए। जो भी आप प्रिपरेशन करोगे दोनों में ही एक जैसा बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि दोनों का सिलेबस, दोनों का एग्जाम पैटर्न सेम है। और 30 से 40 वालों को भी हमने बता दिया, आप अपनी प्रायोरिटी डिसाइड कर ले। ऐसा नहीं है कि कोर्स खरीद ही, ऐसा नहीं है कि कोर्स कोचिंग करके तैयारी होगी, आप सेल्फ करके आराम से तैयारी कर सकते हैं, लेकिन तैयारी करें। रिजल्ट का ही इंतजार करेंगे, तैयारी नहीं करेंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। उस समय फिर चाहे आप टीयर 1 क्वालिफाई भी हो गए ना तो भी सिलेक्शन नहीं ले पाओगे, ठीक है, ये ध्यान रखना है। चलिए हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ आगे बढ़ते हैं। हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है लर्निंग सेकंड, जो इस अपन को सीखनी चाहिए, जो कि हमने गोल्डन अपॉर्चुनिटी या गोल्डन लर्निंग के बारे में बताया था, वो ये है। देखो, बड़े ध्यान से सुनना। ये जो टीयर 1 का एग्जाम पेपर हुआ, ये कहीं ना कहीं SSC जैसा क्वालिटी रखे हुए था, या मैथमेटिक्स रीजनिंग जो दी गई वो कहीं ना कहीं SSC से रिलेटेड दी गई। जो स्टूडेंट अपने फिजिक्स पे कमांड रखते हैं उनका मैथमेटिक्स और रीजनिंग का पोर्शन अच्छा तो होता है, लेकिन बहुत अच्छा नहीं होता। इसलिए उनका हो सकता है इसमें सिलेक्शन बहुत कम रैंक से हो, या नीचे वाले नंबर पे हो, या रैंक कम आए या नंबर कम आए, लेकिन सिलेक्शन हो सकता है। इस एग्जाम पेपर में बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने MSc को प्रॉपर वे में नहीं किया, जिन्होंने फिजिक्स को बहुत अच्छे से नहीं पढ़ा, लेकिन फिजिक्स से MSc करते करते, फिजिक्स से BSc करते करते SSC की तैयारी की थी, फिजिक्स से BSc करते करते अदर ऐसे एग्जाम पेपर्स की तैयारी की थी जिसमें मैथ, रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश, GK वाले पोर्शंस बहुत ज़्यादा मात्रा में आते हैं, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस के साथ आते हैं। तो कहीं ना कहीं उनको इस एग्जाम पेपर में फ़ायदा मिला है, जिनके जैसा कि हमने बताया 213 नंबर, 203 नंबर, जो 216 नंबर, ये सब क्यों आ रहे हैं? क्योंकि उनका मैथमेटिक्स और रीजनिंग का पोर्शन बड़ा शानदार था, उनके 1-2 क्वेश्चन को छोड़ के सारे सही हैं। तो अच्छी बात क्या है? अच्छी बात यह है, जितने भी स्टूडेंट टीयर 1 में क्वालिफाई होंगे, ध्यान से सुनना, जितने भी स्टूडेंट टीयर 1 में क्वालिफाई होंगे उसमें से 20 से 30% ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका फर्स्ट पेपर तो अच्छा है लेकिन फिजिक्स बहुत अच्छा नहीं है। तो इससे प्रॉब्लम क्या है, ये बात बताने की जरूरत क्यों है? क्योंकि जिसका फिजिक्स बहुत अच्छा है और मान लीजिए जिसके इसमें नंबर आ रहे हैं, 40 क्वेश्चन ठीक हुए हैं, 41 क्वेश्चन ठीक हुए हैं, 45 क्वेश्चन ठीक हुए हैं, तो वो अपने आप को ये समझ चुका है कि यार मैं तो कमजोर हूं, 213 वाला बहुत होशियार है। 213 वाला टीयर 1 में होशियार है, हो सकता है उसकी इतनी बेहतर फिजिक्स ना हो, और टीयर जो 2 है वो केवल और केवल डिपेंड करता है फिजिक्स पर। तो यदि किसी स्टूडेंट के नंबर 40 क्वेश्चन ठीक हुए हैं, 45 हुए हैं, तो वो अपने आप को क्या नहीं समझे, कमजोर नहीं समझना। ये आपको जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि कहीं ना कहीं अंदर से कॉन्फिडेंस नहीं है, कहीं ना कहीं अंदर से ये फील है कि मैं कमजोर हूं, मेरा नंबर कम है, या मैं एग्जाम में हैंडल नहीं कर पाया सिचुएशन, तो उसका इंपैक्ट फिजिक्स की प्रिपरेशन पे भी आएगा। तो हम नहीं चाहते कि टीयर 1 के कोई भी इंपैक्ट आपको टीयर 2 की तैयारी पे आए, इसलिए आपको बताया है। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं, जैसे कि ऐसी घटना कहाँ हुई थी, एक पेपर होता था SSC IMD का, है ना, मौसम विभाग का एक पेपर होता था। उसमें क्या होता था, फर्स्ट पेपर जो होता था वो SSC के जैसे होता था, 25-25-25 मतलब 100 क्वेश्चन, मैथमेटिक्स, रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश नहीं, इंग्लिश और GK। और पेपर जो 2 था वो सेकंड था। तो इसमें बड़ा ही दुर्घटना हुई। क्या दुर्घटना हुई? जिन लोगों ने SSC की तैयारी कर रखी थी उनके नंबर 100 में से काफ़ी आ रहे हैं। सर मैथमेटिक्स के सारे क्वेश्चन सही, रीजनिंग के सारे क्वेश्चन सही, इंग्लिश के भी बहुत सारे क्वेश्चन सही, किसी के 70 नंबर आ रहे हैं, किसी के 80 आ रहे हैं, किसी के 75 आ रहे हैं, बहुत सारे नंबर आए, लेकिन ये फिजिक्स में नहीं कर पाए। तो ये देखा गया कि जिनके नंबर 60 से 65 के बीच में थे उन सबके सिलेक्शन हुआ था।
क्यों? क्योंकि ये लोग यहाँ पे बड़े कमज़ोर थे, लेकिन इनका फिजिक्स अच्छा था। एसएससी, जो प्योर एसएससी वाले लोग थे, उन्होंने सोचा कि यार ये तो मैं क्वालिफाई कर ही लूँगा, फिजिक्स में थोड़ा बहुत पढ़ लूँगा, वहाँ थोड़े पढ़ने से काम थोड़ी चलता है। और आप हमको, जो ऐसे स्टूडेंट जिनका एसएससी वाला पोर्शन अच्छा है, जिनका सेकंड पोर्शन अच्छा नहीं है, वो यदि सोच रहे हैं कि सर आप हमारे खिलाफ है, तो हम किसी के खिलाफ नहीं है, जो हुआ है वो बता रहे हैं, और ये हो भी सकता है। इसलिए दोनों लोगों को, जो एसएससी वाले हैं जिनको लगता है कि मुझे फिजिक्स को अच्छा बनाना है, मेरी फिजिक्स अच्छी नहीं है, तो उनको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की रिक्वायरमेंट है। और जिन लोगों के नंबर टीयर फर्स्ट में कम है, वो डरे नहीं, वो अपनी प्रिपरेशन को अच्छा और बनाएं। हो सकता है कि फिजिक्स, आपको तो फिजिक्स में खिलना है। अब तो टीयर फर्स्ट जैसी जी के रीजनिंग जैसी कोई चीज़ है नहीं, अब तो आराम से रिटन एग्जाम और उसकी तैयारी करेंगे। तो अभी हम बताएंगे प्रोसीजर तैयारी करने का भी, आप रिलैक्स रहिए। तो ये डेटा आपको ध्यान रखना है। दूसरा क्या है, एक बात चल रही है स्टूडेंट्स के दिमाग में, इस बात को बड़े ध्यान से सुनना। एक बात ये चल रही है कि सर अब तो क्या तैयारी होगी, टाइम तो है ही नहीं, अब तो कैसे प्रिपरेशन करें सर, टाइम बहुत कम है, अब सर कॉन्फिडेंस ही नहीं आ रहा तैयारी करने का, कहाँ से स्टार्ट करें, कैसे स्टार्ट करें। देखो बात ऐसा है, एक स्टेटमेंट बोल रहे हैं 100% सही है। हमने भी सिलेक्शंस लिए हैं पीजीटी में, और ऐसी सिचुएशन में लिए हैं जैसी आपकी है। ऐसा नहीं है कि हमारे टाइम पे जो हमारे सिलेक्शंस हुए थे वो बहुत ज़्यादा 8 महीने 10 महीने 1 साल के अंतराल में हुए थे, ऐसे नहीं होते हैं इनमें पेपर, इनका पेपर में इतना ही टाइम मिलता है। तो एक स्टेटमेंट यहाँ लिखा भी हुआ है, तैयारी करने के लिए, मतलब सिलेक्शन लेने के लिए जो बचा हुआ टाइम है, जो भी आपको मिलेगा 1 से 1.5 महीने, ज़्यादा मिलेगा, ये इनफ टाइम है। कोई भी स्टूडेंट यदि मन से कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के साथ, मतलब एकदम क्लियर हो जाए कि मुझे तैयारी करनी है, मुझे ऐसे तैयारी करनी है, वैसे तैयारी करनी है, एकदम क्लियर हो जाए अपनी स्ट्रैटेजी को लेके, वो 100% सिलेक्शन लेगा। सिलेक्शन पता है कौन नहीं लेगा? जो इस 1.5 महीने में फालतू का डिप्रेशन लेके चलेगा। आपका काम, हम थोड़े से स्पिरिचुअल वर्ल्ड के आदमी हैं, आध्यात्मिक आदमी हैं, और हमको खास तौर पे ये लगता है कि ज़िंदगी जीने का एक सबसे शानदार तरीका होता है, आप वहाँ टेंशन कीजिए, आप वहाँ तनाव लीजिए जो आपके हाथ में है, जो आप कर सकते हैं। इस 1.5 से 2 महीने में आपके हाथ में आपकी प्रिपरेशन है। ये ज़्यादा टाइम है, कम टाइम है, ये आप घटा बढ़ा नहीं सकते। तो आपका जो एफर्ट्स है, ये बोलने में, ये परेशान होने में नहीं जाना चाहिए। टाइम कम है तैयारी ज़्यादा, टाइम कम है तैयारी ज़्यादा, ये आपका काम नहीं है। आपका काम है जो टाइम मिला है उसमें बेहतरीन परफॉर्मेंस देना। सिलेक्शन नहीं होगा, होगा, ये तो बात की बात है ना, क्या फ़र्क पड़ेगा। सबकी टाइमलाइन अलग अलग है, कोई जल्दी प्रधानमंत्री बनता है, कोई लेट प्रधानमंत्री बनता है। बराक ओबामा साहब जो है वो 55 साल की उम्र में रिटायर हो गए होंगे, बहुत जल्दी राष्ट्रपति बने थे, और मोदी साहब ने बहुत लेट स्टार्ट किया है। तो ऐसा नहीं है कि कोई लेट हो रहा है तो कुछ आगे कर ही नहीं सकता। आपको ये नहीं सोचना कि मैं सिलेक्शन नहीं हुआ तो लाइफ खराब हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। वो इसलिए नहीं है क्योंकि आपने 1.5 महीने का इस्तेमाल करना है। ये नहीं सोचना कि सिलेक्शन के बाद ऐसा ऐसा होगा, ख्याली पुलाव भी नहीं बनाने। 1.5 महीने का मतलब एक एक दिन को अच्छे से एंजॉय करके पढ़ना है। एंजॉय से मतलब पढ़ते समय टेंशन ना करना। आप सोचो पढ़ाई मुश्किल कब लगती है? जब हमारे दिमाग में पढ़ाई के साथ साथ कुछ और भी चल रहा होता है। सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, मैं कमज़ोर हूँ, मेरा पड़ोसी ज़्यादा पढ़ रहा है, ये सारी चीज़ें पढ़ाई को बोझ बनाती हैं। बाकी का फिजिक्स पढ़ने में क्या तकलीफ है? कोई तकलीफ नहीं है। इसलिए ध्यान रखें, जो टाइम आपको दिया जा रहा है वो आप पढ़ें। हमने एक में टाइम आवर भी लिखे हैं। यदि आप 6 से 8 घंटे के बीच में आप नहीं पढ़ेंगे फिजिक्स की प्रिपरेशन में, तो माफ़ कीजिएगा, सिलेक्शन नहीं होगा। यदि कोई बिरला ही है तो सल्यूट है उसके लिए, कम टाइम में वो प्रिपरेशन कर सकता है। बाकी का कोई भी स्टूडेंट हो, चाहे वो टीचिंग बैकग्राउंड का हो, चाहे वो न्यूमेरिकल सॉल्वर हो, ये क्या बोल दिए हम, अभी अगली स्लाइड में पता चलेगा। कोई भी स्टूडेंट हो, उसको इतना पढ़ाई करना पड़ेगा। आप सोच रहे सर मैं तो स्कूल जाता हूँ, कॉलेज जाता हूँ, पढ़ाने जाता हूँ, हाउस वाइफ हूँ, तो मेरे को इतना टाइम नहीं मिलता, तो फिर आप क्यों केबीएस की तैयारी कर रहे हैं? आप कहेंगे सर तैयारी क्यों ना करें? क्योंकि हम इसलिए ऐसा कह रहे हैं, ज़िंदगी एक रेस्टोरेंट की तरह होती है। आपको यदि महंगा कोई डिश खाना है या महंगा कोई पकवान खाना है तो उसकी कीमत आपको चुकानी पड़ेगी। आप केबीएस जैसे संगठन में केबीएस पीजीटी की पोस्ट चाहते हैं, एनबीएस पीजीटी की पोस्ट चाहते हैं, ईएमआरएस पीजीटी की पोस्ट चाहते हैं, जिसकी पहली सैलरी 80,000 90,000 रुपये है, और आप चाहते हैं बिना मेहनत के मिल जाए। आप चाहते हैं कि मैं थोड़ा थोड़ा पढ़ लूँ और ऐसे मेरे को मिल जाएगी, तो आप पढ़ तो लें, लेकिन सिलेक्शन जब नहीं होगा तब दुख होगा। तो बेहतर यह है कि इन 1.5 महीनों में कोई कमी ना रखें। आप ये सोचें कि यार ये 1.5 महीने मेरे पास, मैं जितना एफर्ट्स डाल सकता हूँ, जितना टाइम प्रिपरेशन के लिए दे सकता हूँ, जितना लाइब्रेरीज में बैठ सकता हूँ, जितना मैं घर पे पढ़ाई कर सकता हूँ, जितना मैं टाइम निकाल सकता हूँ वो निकालूँ, क्योंकि ये मौका शायद 2-3-4 साल बाद आए, क्योंकि इतनी सारी वैकेंसीज के साथ मौका दोबारा नहीं आएगा। तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? अपने मैक्सिमम टाइम को प्रिपरेशन में देना। प्रिपरेशन कैसे करनी है? आपके पास सेल्फ
गाइडेंस है, बहुत अच्छा है, और भी बहुत बेहतरीन चैनल्स होंगे, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। और यहाँ पे भी हम समय समय पे गाइड करते रहेंगे। बहुत जल्दी एक लेक्चर आने वाला है, कल या परसों में ही आ जाएगा, जिसमें आपको बताया जाएगा कि रिटन एग्जाम को किस तरीके से अपन को तैयार करना है या राइटिंग स्किल्स में किन बातों का ध्यान रखना होता है। आपके हर एक लेवल में प्रिपरेशन करवाएंगे, आप टेंशन ना करें, ठीक है। तो ये बात हमारी आप ध्यान से सुने। नेक्स्ट अपन चर्चा करते हैं, नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है हाउ टू प्रिपेयर, ठीक है। ये बात ध्यान से सुनना। अब यहाँ भी एक बहुत अच्छी बात है, ऑल स्टूडेंट आर सेम। हमने कहा ये क्या लिखा है सर, ये बहुत बड़ी मीनिंग के साथ है दुनिया का। अब ये पहले ऐसे पेपर बन गए हैं, पहले ऐसे पेपर जिसमें पुरानी प्रिपरेशन का बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन स्पष्ट तौर पे नहीं है। ये क्या बोल दिए सर, देखो हमेशा जो एग्जाम पेपर होता था वो होता था ऑब्जेक्टिव। तो जो नेट की प्रिपरेशन किए हुए होते थे, जो बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल सॉल्व किए हुए होते थे, जो आईआईटी और नीट की प्रिपरेशन किए हुए होते थे, तो उनका हाथ फटाफट चलता था। और जो हमारे टीचिंग स्टाफ वाले लोग हैं, जो कहीं ना कहीं स्कूल में जिम्मेदारी के कारण पढ़ा रहे हैं, जो कहीं ना कहीं पोस्टिंग है, हाउस वाइफ हैं, उनको इतना टाइम नहीं मिलता था। तो सिलेक्शन किसी भी सिचुएशन में उन्हीं स्टूडेंट्स का होता था जिनका न्यूमेरिकल पोर्शन बहुत अच्छा है। लेकिन अब ईएमआरएस ने सिनेरियो चेंज कर दिया है, केवीएस ने सिनेरियो चेंज कर दिया है। अब आपको जो न्यूमेरिकल सॉल्वर है उसको डेरिवेशन पार्ट तैयार करना पड़ेगा, जो किसका तैयार होता है ऑलरेडी, टीचर्स का। और जिनका डेरिवेशन पार्ट तैयार है टीचर्स का, उनको कौन सा पार्ट तैयार करना है, न्यूमेरिकल सॉल्वर। इसका मतलब ये हुआ कि केवल ये स्टूडेंट एक ही बेस पर सिलेक्शन लेना चाहे तो थोड़ा सा उसको मुश्किल आएगी, और ये स्टूडेंट केवल लिखने के बेस पर सिलेक्शन लेना चाहे तो इसको भी मुश्किल आएगी। तो जाहिर सी बात है, पहला ऐसा एग्जाम पेपर है जिसमें सभी स्टूडेंट लगभग एक ही लाइन पे है, ज़्यादा आगे पीछे नहीं है। तो एक ही लाइन से आपकी रेस स्टार्ट हो रही है। अब जो बेहतरीन परफॉर्मेंस देगा वो सिलेक्शन के नज़दीक पहुंचेगा। अब यहाँ से यहाँ कैसे आया जाएगा वो हमारा काम है बताने का, यहाँ से यहाँ कैसे आया जाएगा वो शायद हमारा काम है बताने का। आपके पास नॉलेज अच्छी बात है, बट हम ये कोशिश करेंगे इन चीज़ों को बताने का, क्योंकि टीचर क्या होता है, एक फैसिलिटेटर होता है। आपको फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, आपको गाइडेंस दे सकता है, आपको रास्ता दिखा सकता है। चलना तो आपको है, हम ये कहेंगे, हम बताएंगे, उसी से सिलेक्शन होगा, ऐसा नहीं होता है। तैयारी आपको करनी पड़ेगी, हम बता देंगे यहाँ से यहाँ कैसे जाया जाएगा और यहाँ से यहाँ कैसे जाया जाएगा। इसके अलावा तैयारी आपको ही करनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये बात अच्छी है आपके लिए, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है सभी स्टूडेंट्स के लिए। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है विदाउट राइटिंग स्किल्स आप सिलेक्शन नहीं ले सकते। ये स्टेटमेंट बहुत शानदार है। हालांकि हमने जब पहली बार ईएमआरएस को देखा था, ईएमआरएस एग्जाम पेपर का जब हमने वीडियो बनाया था, तो उसमें कहा था कि एमसीक्यू बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, डोमिनेंट है, बट दोनों 50-50% का रोल रखते हैं। बिना राइटिंग स्किल्स को समझे सिलेक्शन नहीं लिया जा सकता। उसका रीज़न भी आप सुन लें। मान लीजिए 2 स्टूडेंट हैं, सभी लोग जो सिलेक्शन लेंगे वो अच्छे ही डिस्क्रिप्टर की तैयारी करेंगे। जैसे मान लीजिए अब ईएमआरएस की बात करें तो 1980 लोग हैं, 1980 लोगों में से उनको 198 लोग सेलेक्ट करने हैं। तो जाहिर सी बात है 1980 में से 500 लोग तो ऐसे होंगे जो बेहतरीन, जिनका डेरिवेशन पे पकड़ होगी, जो डेरिवेशन लिखना जानते होंगे, और हो सकता है कि एनसीईआरटी का हुबहू लिख दें, हो सकता है टेक्स्ट बुक का हुबहू लिख दें, मतलब एग्जैक्ट लिख दें। तो फिर एग्जामिनर दोनों के बीच में डिफरेंस किस बेस पे करेगा, क्योंकि डेरिवेशन बहुत बड़ा टास्क नहीं है। आप किसी भी टॉपिक का डेरिवेशन उठा के देखोगे तो कोई भी स्टूडेंट को डेरिवेशन तो सेम ही आएगा ना, और डेरिवेशन सेम है तो फिर एग्जामिनर किस बेस पर डिफरेंस करेगा। वहां जन्म होता है इस लाइन का, राइटिंग स्किल्स का। राइटिंग स्किल्स आपके नंबर्स को बढ़ाएगी, आपको सिलेक्शन तक लेके जाएगी, आपको साधारण से असाधारण बनाएगी। इसलिए आपको इस पे फोकस करना भी जरूरी होगा। समझ आया बात? ये एक ऐसी चीज है जो एग्जामिनर को राजी करेगी, खुश करेगी, उसके बेस पे नंबर मिलेंगे। और इसको लेके जो हम डेटा इकट्ठा किए हैं, जो हम तैयारी किए हैं, जो हम आपको लेक्चर्स बनाने वाले हैं, वो इतना एनालिसिस करके बनाए हैं, हर एंगल को ध्यान में रख के बनाया है। एग्जामिनर क्या सोचता है मार्किंग देते वक्त, किस तरीके के क्वेश्चंस अलग अलग एग्जाम पेपर्स में पूछे गए हैं, किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, कितने न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं, न्यूमेरिकल को राइटिंग करने का क्या प्रोसीजर है, डेरिवेशन को लिखने का क्या प्रोसीजर है, किसी भी अच्छे फिजिक्स के आंसर में कौन कौन से पॉइंट्स होने चाहिए, वहां डेरिवेशन याद ना है तो क्या करना चाहिए, डेरिवेशन को याद करने का क्या तरीका है। इन सब को लेके एक सीरीज है जिसको बहुत जल्दी स्टार्ट करने वाले हैं, और आप चाहे तो ऐप में भी उसको देख सकते हैं, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। चलिए अब है बिग अनाउंसमेंट का टाइम। बिग अनाउंसमेंट में आपको लग रहा होगा कि सर पता नहीं क्या नया लेके आए हैं। देखो बात ऐसा है, वैसे तो हमने ये जो बैच है ईएमआरएस और केबीएस का वो स्टार्ट कर दिया था, और अच्छी बात यह है कि स्टूडेंट्स ने बहुत अच्छी प्रिपरेशन की है टीयर फर्स्ट के साथ साथ, ठीक है। लेकिन
17 जनवरी को EMRS और KBS, ठीक है, NBS भी इसी में शामिल है। इन दोनों का, क्योंकि आपको पता है दोनों का सिलेबस सेम है, दोनों का पैटर्न सेम है, आपको न्यू बैच स्टार्ट किया जा रहा है। और अनाउंसमेंट क्या है, एक बिग ऑफर के साथ आएगा। और अच्छी बात क्या है, इस एक बैच में ही आपको KBS की टेस्ट सीरीज भी देखने को मिलेगी, EMRS की टेस्ट सीरीज भी आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। मतलब KBS की टेस्ट सीरीज का मतलब क्या है, 40 क्वेश्चन, 60 MCQ प्लस 10 डिस्क्रिप्टिव को लेके। और EMRS में क्या है, 40 MCQ और 15 डिस्क्रिप्टिव को लेके। अच्छी बात ये रहेगी कि हिंदी में टेस्ट सीरीज सेपरेट रहेगी, इंग्लिश में टेस्ट सीरीज सेपरेट रहेगी, MCQ की प्रैक्टिस अलग रहेगी। लगभग 576 क्वेश्चन की डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन की प्रैक्टिस है, लगभग 4000 क्वेश्चन की MCQ की प्रैक्टिस है। लेक्चर्स रहेंगे। आप कहेंगे सर ये तो सब ठीक है, आप हमको ये बताओ डिस्क्रिप्टिव के लिए क्या प्लान है। डिस्क्रिप्टिव के लिए इतना शानदार प्लान है, अभी आप देखना पुराना बैच जो चल रहा है उसमें हमने डिस्क्रिप्टिव के चैप्टर वाइज नोट्स भी अपलोड कर दिए हैं, जिसमें डेरिवेशंस लिखे हैं, जिसमें डेफिनेशंस लिखी हैं, जिसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे हैं। हालांकि वो रीडेबल फॉर्मेट में ही रहेंगे। एक शानदार काम किया है, राइटिंग स्किल्स को बेहतर बनाने के लिए फिजिकल सिग्निफिकेंस लिखना होता है, इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस लिखनी होती है, उसका एक अलग हर चैप्टर वाइज एक 2-2 पेज का PDF तैयार करवा दिया है, जिसमें आपके जो टॉपिक हैं, लगभग पूरे सिलेबस में 256 टॉपिक हैं फिजिक्स में। तो इस बैच में जो स्टार्ट होगा और जो स्टार्ट हो चुका है, हर एक टॉपिक से रिलेटेड 2-2, 3-3 डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन दे दिए हैं, कोई भी टॉपिक ही नहीं छोड़ा। तो यदि आप हर एक बार हर क्वेश्चन को आप लिख लेते हो, कर लेते हो, या उसका मॉडल आंसर देख लेते हो, तो जाहिर सी बात है आपका हर एक एंगल से प्रिपरेशन हो जाएगा। कैसा भी क्वेश्चन आ जाए कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, ठीक है। दूसरा, हर 256 टॉपिकों के हमने फिजिकल सिग्निफिकेंस जो एग्जाम पेपर में राइटिंग स्किल्स को बेहतर बनाने के लिए चाहिए, जो एप्लीकेशंस हैं। और हम एक नया काम कर रहे हैं, साइंटिस्ट का जो नेम है और जितने भी इंपॉर्टेंट लॉज हैं उनकी एक शॉर्ट डेफिनेशन तैयार कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा स्पेस नहीं मिलेगा लिखने के लिए, तो वहाँ इन सारी चीज़ों की आवश्यकता होगी। तो आप हमारी बात को शायद समझे होंगे। और 17 जनवरी को ये अनाउंसमेंट होगा लेक्चर्स का, और कोर्स का एक ऑफर के साथ होगा। तो जिन स्टूडेंट्स को लगता है कि मुझे प्रिपरेशन करनी है वो स्टार्ट कर सकते हैं। जिनको ये लगता है कि भले ही मेरा सिलेक्शन हो रहा है नहीं हो रहा है, लेकिन मुझे फिजिक्स सीखनी है हर एंगल से, तो वो भी फिजिक्स सीख सकते हैं, क्योंकि बिना फिजिक्स सीखे तो आप ना तो यहाँ सर्वाइव कर पाएंगे प्रिपरेशन के टाइम पे, और ना ही आप आगे जब प्राइवेट सेक्टर में पढ़ाएंगे तब भी कर पाएंगे। तो फिजिक्स तो आपको सीखनी पड़ेगी। इसमें बुक्स मतलब नोट्स जो हैं वो आपके घर पे आते हैं इस बैच में, तो जाहिर सी बात है नोट्स यदि रहेंगे तो लेक्चर्स को देखने में टाइम नहीं लगेगा। लेक्चर्स भी लिमिटेड हैं और आप उन लिमिटेड लेक्चर्स को देख के अपने आप की जो फिजिक्स के कॉन्सेप्ट है उनको बिल्ड कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच हमें सुनने के लिए, समझने के लिए। एक नंबर है, आप जानते होंगे ये नंबर जो है, इस पे व्हाट्सएप आप कर सकते हैं यदि आपकी कोई भी क्वेरी है, यदि आप किसी भी बात को लेकर चर्चा करना चाहते हैं तो भी आप कॉल कर सकते हैं ऑफिस टाइम में। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, आप उसको ज्वाइन करके एक पोल जो हमने क्रिएट किए हैं उन पोल पे वोट कर सकते हैं कि आपके नंबर कितने चल रहे हैं। तो उस ग्रुप में जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको ये पता चल जाएगा कि मैं किस रेंज में हूँ या मैं किस लेवल पे स्टैंड कर रहा हूँ, ठीक है। थैंक यू सो मच अगेन।